मिडिल ईस्ट या इतने जो भी कंट्रीज़ हैं और ये जो जंग की सूरत हाल है, इस जंग की सूरत हाल में प्लानिटरी या एस्ट्रोलॉजिकली इस इवेंट को कैसे देखें और इसके पीछे क्या ऐसी रीजनिंग है जिसकी वजह से ये सारे इवेंट्स हुए हैं या हो रहे हैं या आगे भी होंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मिडिल ईस्ट का जो वाक़या हुआ है या जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, एक अनसर्टेन कंडीशन है, अनसर्टेन सिचुएशन। अनसर्टेन सिचुएशन कौन देता है एस्ट्रोलॉजी के अंदर? राहु। यानी कि एक इल्यूजन है और बिल्कुल पिक्चर क्लियर नहीं है कि कौन सा कंट्री किसके साथ है, इत्तेहादी कौन है, हाँ, और कौन से कंट्री के अलायंसेस के साथ चल रही है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी में राहु एक ऐसा प्लानेट है जो आपको एक भ्रम और इल्यूजन में रखता है, यानी कि किसी भी पिक्चर को बहुत बिगर फॉर्म में बना देना, उसको जाइंट लेवल पे दिखा देना। और हम जानते हैं कि राहु का एक डोमेन सोशल मीडिया भी है। आप यूट्यूब पे देखें, सोशल मीडिया पे जो वीडियोस हैं उसको देखने के बाद ये जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी न्यूज़ देखें आप, ये ऐसा लग रहा है कि जो पिक्चर है उससे बहुत बिगर सिचुएशन क्रिएट की जा रही है। अच्छा, जब भी राहु किसी भी हाउस में होगा, उस हाउस से रिलेट आपको इनसिक्योरिटी और झूठ पे मबनी चीज़ें ज़्यादा क्रिएट होती हुई नजर आएंगी। राहु को समझ लो, इल्यूजन देना। जो सिचुएशन है उस सिचुएशंस के पीछे कोई और चीज़ हो सकती है। मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि सूरज ग्रहण, सन इक्लिप्स जो हुआ है उसके बाद ये इवेंट तेज़ी से हुआ है। सन इक्लिप्स का मतलब जब सूरज के आगे राहु का शेड आ जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सूरज की रोशनी को, एनर्जी को प्रॉपर तरीके से नहीं भेज रहा आगे। ठीक है, और सन क्या है वो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। हाई अथॉरिटीज़, गवर्नमेंट्स, मिनिस्ट्रीज, हाँ, बादशाहत, और वहाँ राहु आ जाए और सन ईगो भी है। इस ईगो को उसने क्या किया, राहु ने हाई कर दिया। अब हर आदमी की, हर सरबराहान की एक ईगो हर्ट हो गई। अच्छा, अब ये इक्लिप्स कहाँ हुआ है, कौन से हाउस में? 11th हाउस में हुआ है। अगर हम एरीज से पाइसिस तक का एक चार्ट बनाए तो 11th हाउस में हुआ है। तो ये जो भी इवेंट हो रहा है, ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है मिडिल ईस्ट में, ये प्रॉफिट एंड गेन्स के लिए है। क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेस, जो कुदरती नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस पर किस तरीके से कब्जा करना है, यानी कि पर्सनल डिजायर्स। जो इवेंट है वो इवेंट क्या शो कर रहा है कि इसके पीछे कॉज क्या है? प्रॉफिट एंड गेन्स का, नेचुरल रिसोर्स पे कब्जा करने का। आप देखिएगा, अल्लाह पाक बेहतर करे इस सिचुएशन को, उसके बाद कई चीज़ों में बदलाव नजर आएंगे। गोल्ड प्राइसेस को लेके, सिल्वर प्राइसेस को लेके, प्रॉपर्टी की प्राइसेस को लेके ऐसा लग रहा है कि एक इल्यूजन फैक्टर घूम रहा है पूरा, कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एक क्वेश्चन मार्क है सबके जहनों में और किसी के पास भी क्लैरिटी नहीं है। आज जुपिटर, यानी कि 11 मार्च को जुपिटर स्ट्रेट हुआ है, रेट्रो था, तो अब क्लैरिटी भी आएगी। अब सही आपको इंसाइट्स मिलना शुरू हो जाएंगे आफ्टर दिस वॉर, या आफ्टर द वॉर, या आफ्टर दिस क्रिटिकल कंडीशंस। एक क्लियरिटी नजर आना शुरू हो जाएगी अभी कि इसके पीछे मकासद क्या क्या थे, कौन जीता कौन हारा, किसके अलायंस किसके साथ बने, और इसके पीछे मकासद क्या थे। पेट्रोल, डीजल, नेचुरल रिसोर्सेज की प्राइसेस को हाई करना, कुछ लोग इन्वेस्ट करेंगे। प्रॉपर्टी की प्राइसेस को किसी कंट्री के अंदर डाउन करना ताकि लोग तेज़ी से प्रॉपर्टी सेल करें, या कुछ लोग इस पर बाय करेंगे, कुछ सेल करेंगे, कुछ गोल्ड सेल करना शुरू कर देंगे, कुछ गोल्ड लेना शुरू कर देंगे, यानी कि अनसर्टन इनसिक्योरिटीज। और इस सिचुएशन में आपको किससे काम लेना है? अगर राहु को बैलेंस करना है तो केतु से।
यानी कि केतु का मतलब आपने अपनी जड़ों से जुड़ के रहना है। और सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो सैटर्न है वो इस वक्त पाइसेस में 12th हाउस में, और सैटर्न द प्लैनेट ऑफ पेशेंस। कुछ कंट्रीज आपको वर्ल्ड में नजर आ रही होंगी, यूरोप की या और दूसरी कंट्रीज, जो इस वक्त बिल्कुल साइलेंट मूड पे है, पेशेंस मूड पे है, कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं कर रहे। यानी कि इस वक्त सैटर्न पाइसेस में तो आपने अपने कामों को पेशेंस में रखना है, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना है, हरी में नहीं आना है, जल्दबाजी में। कि आप जल्दबाजी में आके कोई फैसला कर लें ऐसा, या जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है किसी भी चीज़ में, तो वो इस सिचुएशन में आके क्या नहीं करें, ऐसे डिसीजन ना लें। जस्ट होल्ड टिल 2 से 3 महीने। क्रिटिकल कंडीशंस है लेकिन वो सेटल्ड होना शुरू हो जाएंगे। राहु वो आपको इल्यूजन देगा और एक्स्ट्रा डिजायर्स दिए इसने। देखो राहु का करंट ट्रांसिट 11th हाउस में, यानी कि 11th राशि साइन इज एक्वारिस, जो बताती है कि डिजायर, ये जितना सब कुछ हो रहा है पर्सनल डिजायर प्रॉफिट गेन्स को लेने के लिए हो रहा है, जो बड़े जाइंट है, कि किस तरीके से अपने डिजायर्स को फुलफिल किया जाए। और इसके लिए कोई भी इवेंट क्रिएट कर सकता है पीछे। यानी कि हो सकता है कि कुछ महीनों के बाद आपको रियल पिक्चर नजर आ जाए, इसके पीछे वॉर का मकसद क्या था, इस फाइट का क्या मतलब था। एक बात और मैं बता दूं, कार्मिक प्लैनेट है सैटर्न, जो कि 12th हाउस पाइसिस में। दिस इज टाइम टू पे योर कार्मिक अकाउंट, डेब्ट और क्रेडिट इन बोथ कंडीशंस। जो किया है आपने अगर, तो वो आपको भुगतना पड़ेगा। मीन ये मैं पहले भी सैटर्न की वीडियो में बता चुका हूं। आपने जितना कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पॉलिसी गलत बनाई है, चाहे किसी कंट्री ने पब्लिक के लिए बनाई हो या किसी बिजनेसमैन ने अपने फैक्ट्री वर्कर्स के लिए बनाई हो, और अगर वो पॉजिटिवली बनाई हो, दिस टाइम टू गेन, और अदरवाइज दिस टाइम टू पे। रिफॉर्मेशन और ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज, ये 3 वर्ड्स नोट कर लीजिए, ये आपको इस पूरे 2 साल नजर आएंगे। बदलते हुए हालात, ट्रांसफॉर्म होती हुई चीज़ें, कानून नए बनेंगे, अलायंसेस नए बनेंगे। अगर ये बदलाव हो रहा है तो अच्छा है, ये आगे जाके फ्रूटफुल साबित हो सकता है। बट जिन कंट्रीज ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके कुछ प्ले किया है अगर, तो दिस इज टाइम टू पे, ये पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लॉज ऐसे बन जाते हैं जिसमें वो अपने आप को खुदाई दावा या आका बना लेते हैं कि हमारी मर्जी के बगैर ये नहीं करना, किसी चीज़ को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हराइज पे ले जाना। देखो एक किसी भी प्रोडक्ट की एक नेचुरल वैल्यू है उसकी, एक उस वैल्यू को उसके और बिगर स्केल पे दिखा दिया आपने। जितनी वैल्यू है नहीं उससे ज्यादा वैल्यू बढ़ा दिया आपने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या दुनिया में और कंट्री नहीं है तरक्की याफ्ता? जापान को देख लो आप, चीन को देख लो, क्या, लेकिन क्या कर गए वो, अपने रूट से जुड़े रहे। बाकी मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, जिसमें यूएई का भी नाम है, और दूसरे भी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं, मतलब ऐसा लगता था कि इनके अलावा दुनिया में कोई और दूसरा कंट्री है ही नहीं जो फ्लरिश कर रहा है। एक एक्स्ट्रा डिजायर की हाइप क्रिएट करना। बताया था इनसिक्योरिटी राहु देता है, कब देगा? जब तुम बहुत जमा कर लोगे, जब बहुत ज्यादा तुम्हारी डिजायर्स बढ़ जाएंगी, भूख बढ़ जाएगी किसी चीज को गेन्स पे जाने के लिए, क्या होगा? इनसिक्योरिटी होगी ना। और उस इनसिक्योरिटी के लिए तुम हाथ पांव भी गलत मारोगे, नए लॉज बनाओगे, और उस लॉज को देखोगे नहीं कि मैं क्या बना रहा हूं, ये सही है गलत। सही गलत की पहचान ही खो दोगे ना आप इन द इल्यूजन ऑफ राहु। भाई देखो, इनसाइट कौन देता है, क्लियरिटी कौन देगा, विजडम कौन देगा? जुपिटर। और इसके अगेंस्ट राहु। अब जब राहु फ्लोरिश पा रहा है तो जुपिटर किधर है? लेकिन हमें पता है एक वक्त में इनसिक्योरिटी जब ब्रेक होगी
और इस दौरान पूरे 4 महीने जुपिटर तकरीबन ऑलमोस्ट रेट्रो था, तो वहाँ से क्लियरिटी मिली नहीं। और इधर से राहु का इम्पैक्ट था, उस इम्पैक्ट ने क्या किया कि एक इल्यूजन डिजायरफुल बना दिया। अब वो डिजायर्स पूरी नहीं हो रही, वो डिजायर्स कंप्लीट नहीं हो रही। उस डिजायर्स के लिए वो कहते हैं ना कि जो ना मिटने वाली भूख है वो है राहु, और इसके लिए वो कुछ भी करेगा। किसी हद तक लिमिट बाउंड्री के क्रॉस जाना, ये कौन कहता है? राहु। और लिमिट एंड बाउंड्रीज में रहना सैटर्न एंड केतु। और सैटर्न चला गया 12 में, क्या कह रहा है? लिमिट्स एंड बाउंड्रीज बनाओ। अब लिमिट्स एंड बाउंड्रीज बनेंगी, न्यू लिमिट्स बनेंगी, न्यू बाउंड्रीज बनेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन, आइन, कानून, इस्लाहात, ये सारी नॉर्मल कंडीशंस में। अभी तो आप देख रहे हो ये आगे 2 साल के अंदर पूरे ये तब्दीली का साल है, पूरे 2026 भी और ऑलमोस्ट 27 भी जाएगा। लेकिन उसके बाद कोई नई चीज़ बनेगी, लोग अंडरस्टैंड कर जाएंगे। अक्सर राहु बोलो कि मैं कहता हूँ तुम्हारा सोशल मीडिया क्या है, क्या कर रहा है वो? मक्खी मर गई, अब मक्खी की तस्वीर भी इतनी बड़ी करके दिखा रहा है। इससे खतरनाक जंगें पहले हुई हैं। बहुत तरक्की याफ्ता ममालिक मौजूद है आज भी, लगता है नक्शे पे कभी हैं वो कहीं पे, मालूम ही नहीं है, वो अपना काम कर रहे हैं। तकब्बुर वो सही नहीं है। मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं, जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, उसमें इस्लाम है किधर? वहाँ पासदारी किस चीज़ की हो रही है? तुम्हारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन था तुमने उस कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन होना क्या चाहिए था? तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का सही इस्तेमाल नहीं किया, उसको सही एप्लीमेंट नहीं किया, सही लागू नहीं किया। फिरौनियत और इजारादारी हर दौर में रही है, मुगल बादशाहों, उससे पहले, उसके बाद भी। कोई भी करेगा, नेचर उसको बैलेंस करेगी। और याद रखना 12th हाउस नेचर का है और वहाँ सैटर्न मौजूद है, और सैटर्न कार्मिक है, ये किसी भी सूरत से करवाएगा। बेहतर है कि डिवोटेड होके सारे कंट्रीज जितने भी सरबराह हैं जो भी हैं वो डिवोटेड होके कौम के लिए, इंसानियत के लिए काम करें, इक्वलिटी पे लेकर आ जाए चीज़ों को। अदरवाइज डिसेक्शंस मुकद्दर है। आपको डिसेक्शन कब होती है? व्हेन यू फील डिस्ट्रक्टिव, वीक। व्हेन? नहीं, आप वीक कब फील करते हो? डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्शन कब फील करते हो? क्योंकि आप किसी चीज को लेट गो पे नहीं जा रहे, छोड़ नहीं रहे, डिवोटेड नहीं हो। तो डिवोटेड नहीं हो, कुछ चैरिटी, डोनेशन, लिबरेशन कुछ डिलीवर नहीं कर रहे हो, तुम्हारी पॉलिसी ऐसी हैं कि जिसमें सिर्फ तुमने अपनी तिजोरी भरने का काम शुरू किया हुआ है। तो कारून के खजाने हो, फिरौन हो, या जो भी किसी भी हिस्ट्री के अंदर जो हमें इवेंट्स वाकयात मिलते हैं वो कहाँ हैं आज? तो फिर कुदरत, नेचर, जब राहु एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है ना, तो उसको कंट्रोल केतु ही करता है। तो अपनी डिज़ायर्स के चक्कर में अभी देखो बहुत सारी न्यूज़ आनी है पीछे, इकोनॉमी, करेंसी, डॉलर्स, गोल्ड, प्रॉपर्टी, सिल्वर, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, ये सारे वो रिसोर्सेज हैं जिससे इंसान का रिश्ता है। बेसिकली इस पे नज़र है, और इसी के लिए ही रिसोर्सेज पे को कंट्रोल करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लेना, जमा करना, ये सारे मकासद इसीलिए ही किए जा रहे हैं पूरे। तो मार्स आई थिंक सो भी पाइसिस में जाएगा, और फायर एलिमेंट है, वाटर साइन में होगा। तो मुझे लगता है कि 14, 15, 16 मार्च के बाद 45 डेज़ के अंदर ये एक पीरियड ऐसा है। और ऑलरेडी यहाँ पे यहाँ से वो राहु के साथ
कम्बिनेशन रिलेशन में आएगा। तो यहाँ ये ज़रूर हो सकता है कि कोई ब्लास्ट इस टाइप की कोई 1-1.5 महीने के लिए कोई दोबारा कोई एक्टिविटी सुनने को मिले। फायर के वाक़यात, एक्सीडेंट के वाक़यात इंटरनेशनली, नेशनली आपको देखने को मिले, जैसे कि आग लग गई है कहीं पे, एक्सीडेंट हो रहे हैं, लॉस हो सकते हैं। ये चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं 1-1.5 महीने के अंदर। कंट्रीज़ के माबैन भी हो सकता है और लोकल, नेशनल, सिटीज़ वाइज भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये टाइम थोड़ा सा ऐसा है कि इसमें एहतियात की जाए। अब आप लोगों को क्यूरियोसिटी ये है कि हम जानना चाहते हैं कि ये क्या होगा। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप जान के करोगे क्या? आपके बस में कुछ है? आप जान जाओ, चलो क्या होगा, क्या कर लोगे आप? एक लेमैन की तरफ से ये मैं या उनसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप जान गए कि क्या होगा, क्या कर लोगे? तुम्हारे पास तो पावर, ताकत है नहीं, तुम कर क्या सकते हो? हम इंसान जो नॉर्मल जो लेमैन है, क्या करेंगे हम? अगर हम जान गए कि 2 महीने बाद क्या, 1 महीने बाद क्या होगा, तो जानने के बाद मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? क्या है आपके इख्तियार में? और देख लो, सब वीडियोस पे लगे हुए, ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है, सब कॉन्शियस माइंड में कोई बात डाली जा रही है। राहु आपको कोई और साइड दिखा रहा है ना? तो आप जानने के लिए कोशिश नहीं करें। इस सिचुएशन से आपने सबक क्या लेना है, ये जानने की कोशिश करिए आपने कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है, इससे मैं पर्सनली क्या सबक लूं, मुझे क्या लेसन लेना है। मालूम है आपको, अगर आपकी ईगो मोर देन हायर हो गई तो किसी ना किसी एक दिन यू विल पे, तुम्हें वो पे करना होगा। तो जो जहां पर है, जो रूटेड, अपने रूट से जुड़े रहो। कभी भी हाईएस्ट डिग्री पे लेके नहीं जाओ अपनी एनर्जी को। एनर्जी का बहुत ज़्यादा बढ़ना भी पड़ा है हमने, वो भी सही नहीं है। हाँ, तो एनर्जी 2 सूरत में बढ़ती है। एक सन की सूरत में, जो आपके अहम को बना देती है और उसके लिए आप सारे दाव खेल लेते हो, और एक मार्स की फॉर्म में। जुपिटर भी फायर एलिमेंट है, लेकिन वो वहाँ पे इन दोनों की तरह बिहेव नहीं करता। तो सन और मार्स, सोल की ईगो बढ़ गई, फायर बढ़ गया, नाक मेरी नीचे या ऊपर, इस चक्कर में सारी लड़ाइयाँ हैं। मार्स या तो डिस्ट्रैक्ट करना है मुझे, वो डिस्ट्रैक्शन पे आ जाएगी। ठीक, तो आप इससे क्या सबक लेंगे? एक आम आदमी क्या सबक लेगा कि मुझे कभी भी ऐसी कंडीशंस में अपनी लाइफ को देखते हुए, अपने साथ के लोग देखते हुए, मुझे अपनी ईगो को हाई नहीं रखना है, और क्या करना है, उसको बैलेंस आउट, बैलेंस करना है। इससे ये सबक लो। और जो ये वॉर है, ये इस टाइप की झड़प है, ये चीज़ें हैं, ये पहले भी चली हैं, आगे भी आपको क्या पता आप दुनिया में होंगे नहीं होंगे, फिर होनी है कभी किसी के साथ। हम नहीं थे तब भी पहले जंगें हुई हैं। कुछ लोग उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने दुनिया को बदलते देखा। आज हम हैं, हमारी ये नस्ल है, तो हम इस चीज़ को बदलते हुए देख रहे हैं। कुछ चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। हमारे जाने के बाद भी दुनिया में जो लोग होंगे, वहाँ क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये एक चीज़ें हर साल, यानी कि साल से मुराद, जब एक पूरा साइकिल होता है सैटर्न का 30 ईयर्स का, तो 2 साइकिल जब पूरे करता है 60 ईयर्स के बाद एक बड़ा चेंज आता है। 30 ईयर्स के बाद एक चेंज आता है, उसके बाद 60 ईयर्स के बाद एक बहुत ज़्यादा तक आता है, फिर 90 ईयर्स के बाद कंप्लीटली स्विप कर देता है। थर्ड साइकिल ऑफ द सैटर्न इन ऑल 12 ज़ोडिक साइन। तो वो एक कैलकुलेशन पार्ट है। तो 90 ईयर्स के बाद जो आप देखते हो, एक सदी के बाद चेंज बिल्कुल आ जाता है, वो इसी तरीके से सैटर्न ग्रेजुअली लेकर आता है। तो काम रहे अपने अमल उस पर तवज्जो रखें कि मेरा अमल कैसा है, मेरे मामलात कैसे हैं, मैं अपने आप को कैसे ठीक रखूं। हर इंफरादी या हर फर्द इस बात पे तवज्जो दे, तो मैं समझता हूं कि एटलीस्ट आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। बाकी जो खित्ता है, दुआ है अल्लाह पाक अमन कायम रखे। लेकिन याद रखो, दुनिया बनाई उसने है, सिस्टम बनाया उसने है, उसके बाद उसने हमारे हाथों में दिया है। ये इख्तियार हम इंसानों के पास है
कि हम अपने सुकून को कैसे बैलेंस करते हैं। तो कार्मिक अकाउंट है, वो सामने आना है, अच्छे का अच्छा आएगा और बुरे का बुरा आएगा, बाद में देखते हैं।